पीएफआई का ये जो किला ध्वस्त हुआ है, 5 साल बाद क्या होगा इस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए अभी ये कहां कहां था, हिंदुस्तान में कहां कहां था और कहां कहां तक इसकी जड़ें फैली हुई थी, जहां से इसको खाद पानी मिल रहा था, जहां से इसको जरूरी रसद मिल रही थी। जरा देखिए यहां, जरा ये राज्य गिनते जाइए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पर बात पहुंचकर फिर एक पूरी परिक्रमा हो जाती है। ये आप देख रहे हैं, पहले ही दिन जब इस पर छापे पड़े 22 तारीख को, तो 16 से ज्यादा राज्यों में छापे मारे गए और ये पहली बार में जो गिरफ्तारी हुई वो 100 के ऊपर हुई और फिर उसके बाद 27 तारीख को जो छापे मारे गए उसमें 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां। ये बता रहा है मामला इस बार बेहद संगीन है और केंद्रीय एजेंसियों ने, जांच एजेंसियों ने पूरी तैयारी के साथ इस बार कदम आगे बढ़ाया है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये कहां कहां है, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि किन किन बाहर के देशों से चंदा जुटाया जा रहा था, पैसे जुटाए जा रहे थे और उससे यहां पर इन गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा था। पीएफआई के तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं? पीएफआई के तार जुड़े पाए गए हैं सऊदी अरब से, पीएफआई के तार जुड़े पाए गए हैं पाकिस्तान से, बहरीन से, बांग्लादेश से, श्रीलंका, ओमान, मॉरिशस, कुवैत, तुर्की, इन तमाम जगहों से पीएफआई को खाद पानी मिल रहा था, पीएफआई को आदेश मिल रहे थे। कई आका भी यहीं बैठे हुए हैं जो ये बता रहे थे कि आपको यहां ये राष्ट्र विरोधी एजेंडा चलाना कैसे है, और इन जगहों से भी तार जुड़े क्लियर कट पाए गए। ये पाया गया कि पिछले साल भर के अंदर अंदर 120 करोड़ रुपए सीधे खातों में ट्रांजैक्ट करके भेजे गए हैं और इससे ज्यादा की रकम कैश के तौर पर हवाला के जरिए 240 करोड़ के आसपास भेजी गई है साल भर के भीतर भीतर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस खतरनाक तरीके से इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा था और यह संगठन किन किन चीजों में जो मुलव्विस पाया गया है वो मैंने आपको बताया ही। खाड़ी देशों में पीएफआई का जो कनेक्शन है वो बड़ा तेजी के साथ जुड़ा हुआ पाया गया है। इंडियन सोशल फोरम आईएसएफ और इंडियन फ्रेटर्निटी फोरम आईएफएफ, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ये सब के सब क्या कर रहे थे? ये सब के सब कर रहे थे फंड का जुगाड़ उन तमाम जगहों से अपनी बातों को और ये दिखाते हुए कि देखिए हम कैसे मुस्लिम प्रोपेगेंडा को, मुस्लिम सोच को और मुस्लिम के लिए जरूरी जो बातें और जो माहौल है उसको बनाने के लिए हम हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं और इसके लिए हमको पैसे दिया जाना चाहिए और इसके लिए पैसे उगाए जा रहे थे। फिर जब इस बारे में पता चला तो फिर अगस्त के महीने से संजीदा कोशिशें केंद्र के स्तर पर शुरू हो गई थी, जिसको कल्मिनेट होते हुए हमने सितंबर के आखिर में देखा ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए आप देख रहे हैं गृह मंत्रालय ने कई एजेंसियों के साथ मिलकर बैठक की और इसको खुफिया भी रखा जाना जरूरी था। यह बहुत जरूरी था कि इससे पहले वो लोग सचेत ना हो जाएं जो इस तरह के कामों में लगे हुए हैं और सबूतों की हेराफेरी वो ना करने पाए। इसलिए जरूरी था कि इन एजेंसियों के साथ बैठकर एक पुख्ता और चाक चौबंद प्लान बनाया जाए। सीआरपीएफ, ईडी, एनआईए, एआरएस, इन सब के साथ, स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इसको अंजाम दिया गया और काफी कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया, जैसा शर्मा सर खुद बता रहे हैं। लेकिन शर्मा सर, मैं ये जानना चाहता हूं, एक बड़ा वक्त मिला है, एक लंबा वक्त मिला है इन संगठन से जुड़े हुए लोगों को, क्या इस दौरान बहुत कुछ तैयारियां उन्होंने भी अपने स्तर पर कर ली होंगी और क्या इस बार हम उनको प्रीएम्प्ट कर पाए होंगे एक देश के तौर पर? देखिए, इस प्रकार की घटनाएं 1 या 2 दिन में तैयार नहीं होती। इसके लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी मेहनत कई सालों से कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो एनआईए के पास इंटेलिजेंस इनपुट आई है और उसी के बेस के ऊपर फिर उन्होंने लोकल पुलिस की मदद लेकर के या पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद लेकर के ये सारी रेड्स की हैं पुख्ता सबूतों के साथ। क्योंकि जब भी हमारी सेंट्रल टीमें इंटेलिजेंस इनपुट के साथ आगे बढ़ती हैं तो उनके पास बाकायदा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं। उसी प्रूफ के आधार पर वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को साथ लेकर के उन जगहों पे, उन ठिकानों पे, उन व्यक्तियों पे रेड करती हैं। राइट, जो इस केस में है। जब रेड हुई है और मैं तो आपसे सर एज एन ऑफिसर ये जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि जो राज्यों के पुलिस प्रमुखों की बैठक हुई थी 2011 में, उसमें भी ये इनपुट मिले थे और चेतावनी दे दी गई थी कि ये संगठन फैल रहा है, पनप रहा है, खासतौर से केरला और कर्नाटक के जंगलों में बहुत तेजी से अपनी गतिविधियों का अंजाम दे रहा है। लेकिन वो चीजें होते होते हम 2022 में खड़े हुए हैं, मतलब 11-12 साल हो गए उस बात को।
मैं ये जानना चाहता हूं कि इस दौर में इनको काफी टाइम मिल गया होगा क्या अपनी तैयारियों को पुख्ता करने, और इस बात के लिए भी कि अगर हम पर कार्रवाई होती है उसको सामने रखते हुए हमको क्या करना है, इसके लिए भी इन्होंने तैयारी कर ली होगी, या सब चीज को प्रीएम्प्ट कर दिया गया है? बहुत संक्षेप में जवाब इसका चाहता हूं। इन्होंने बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ, जब इतना टाइम मिल गया है, इनको बाहर की फंडिंग मिली है, फंडिंग मिलने के साथ साथ इन्होंने अपने ठिकाने तैयार ये जो आप कह रहे हैं ना सर, यही चिंता है। शुभ्रस्ता, आप बीच में चली गई, हमने आपको मिस किया। मैं ये जानना चाहता हूं, आखिरी कुछ सेकंड्स बचे हैं, कि क्या ये विचारधारा भी समाप्त हो जाएगी या नाम बदलेगा, कोई और आ जाएगा? दिनेश जी, इसलिए मैं जो बात मैं कर रही थी, बात अधूरी रह गई थी। मुझे लगता है इसलिए सरकार ने जिस सिलसिलेवार तरीके से काम किया है उसके पीछे की रणनीति समझने की जरूरत है। जिस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से लीडरों को आइडेंटिफाई करके पहले उनको नजरबंद करना, उनको अरेस्ट करना, इस तरह की चीजें शायद इसलिए की जा रही है कि आगे सिमी के बैन के बाद जो गलती हुई वो रिपीट ना हो। लेकिन मुझे लगता है आगे आने वाले समय में सरकार को बतौर एक नागरिक कुछ सजेशंस हैं जो हमारे जैसे लोग जरूर देना चाहेंगे। शुभ्रस्ता, मैं माफी के साथ आपको यहां रोकता हूं, और वक्त एकदम हो चला है, वरना आपकी ये बातें भी मैं कंसीडर करता और इसको आगे हम ले जाते। बहुत धन्यवाद करूंगा।